नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो पिछले कुछ टाइम से एक न्यूज काफी ज्यादा सर्कुलेट की जा रही है कि रशिया की तरफ से पेट्रोल के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन इंपोज कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, रशिया ने गैसोलीन, वैसे पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, इसके एक्सपोर्ट के ऊपर में रशिया ने बैन इंपोज कर दिया है। और हमने ये भी देखा कि इसको लेकर भी हमें रूमर्स देखने को मिल रहा है कि अगर रशिया पेट्रोल के एक्सपोर्ट को बैन लगा देता है तो इससे क्या भारत को चिंता करने की विषय है। तो एक चीज आपको पहले क्लियर कर दे कि भारत रशिया से कच्चा तेल परचेज करता है, ना कि गैसोलीन या फिर पेट्रोल। रशिया की तरफ से ये जो बैन इंपोज किया गया है, ये बेसिकली डोमेस्टिक सप्लाई की डिमांड को फुलफिल करने के लिए रशिया ने पेट्रोल के ऊपर में बैन लगाया है। रही बात रशिया की क्रूड ऑयल की, तो आप देख सकते हैं जब से यूएस की तरफ से रशियन ऑयल के ऊपर में वेवर दिया गया है, उसके कुछ दिनों के बाद में ही भारत ने रशिया से 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल परचेज किया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 11 मार्च का बेसिकली आर्टिकल्स है, और इससे कुछ दिन पहले यहाँ पर रशिया यूएस की तरफ से रशियन ऑयल को लेकर यहाँ पर वेवर दिया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर हाल ही में ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि 2022 के बाद में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है, तब से लेकर 2025 तक में ये वो टाइम होता है जब हम लोग रशिया से कच्चा तेल जो है ये 40% इंपोर्ट करते हैं। ये अलग बात है कि जब यूएस ने टैरिफ इंपोज किया तो ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडियाज क्रूड बाइज फ्रॉम रशिया मे डबल फ्रॉम जनवरी लेवल्स, क्योंकि इस साल जनवरी के टाइम में हम लोग अपने ऑयल इंपोर्ट का 40% कर रहे थे। तो पेट्रोल को लेकर और डीजल को लेकर आज के टाइम में जो र्यूमर्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और इन सब के पीछे रीजन है मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। फिर हमने यहाँ पर यह भी देखा कि भारत की तरफ से भी भारत के जो रिफाइनरीज है इनके ऊपर में भी एक्सपोर्ट टैक्स यहाँ पर लगाया गया है, खासकर पेट्रोल के ऊपर में और डीजल के ऊपर में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्यों यहाँ पर रशिया की तरफ से पेट्रोल के एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पर बैन लगाया गया है, और भारत की तरफ से इंडियन रिफाइनरीज के ऊपर में जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाए गए हैं इसके पीछे रीजन क्या है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली हुआ ये कि रशिया के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोविक, इन्होंने रिसेंटली अपने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के जरिए ये कहा कि हम लोग नेक्स्ट 4 मंथ के लिए गैसोलीन के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगाने वाले हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 जुलाई तक ये रहने वाला है। आपको पहले बता दें कि रशिया ये पहली बार नहीं कर रहा है, रशिया इसके पहले भी 2023 के टाइम में और 2024 के टाइम में ये पहले भी कर चुका है। तो ये एक टेम्पोररी बैन है जो रशिया ने यहाँ पर लगाया है। एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर दे कि रशिया ने यहाँ पर ओनली गैसोलीन पेट्रोल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है, जो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स है इसके ऊपर ये बैन अप्लाई नहीं होता है। वैसे ब्रीफली ये समझ लीजिए कि जो क्रूड ऑयल है और जो पेट्रोल है ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखिए, जब भी किसी देश से हम लोग कच्चा तेल परचेज करते हैं जिसे हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, या तो वो ब्रेंट में होता है जो हम लोग वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं, या फिर उरल्स में होता है जो हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं। जब हम लोग क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में रिफाइंड करते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में पेट्रोल और डीजल मिलते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल भी कह सकते हैं। इसके बाद और रिफाइन करने से हमें पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं, जिसमें प्लास्टिक्स और केमिकल्स ये शामिल होते हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि रशिया की तरफ से ये बैन क्यों इंपोज किया गया। इसके पीछे काफी रीजन है। कहा यह जा रहा है कि रशिया में आज के टाइम में डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये वो टाइम होता है बेसिकली मार्च से लेकर जुलाई का ये वो टाइम होता है जब रशिया में ही पेट्रोल के जो डिमांड है ये बढ़ जाते हैं, और गवर्नमेंट इंटरिम मेजर्स के जरिए यहाँ पर ऐसे स्टेप्स लेती है। तो कहा यह जा रहा है कि एग्रीकल्चर की तरफ से डिमांड देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो सीजन है ये स्प्रिंग सोइंग सीजन है, जिसमें रशिया के जो फार्मर्स हैं उन्हें अपने एग्रीकल्चर के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो इन्हें फुलफिल करने के लिए यहाँ पर ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं। इसके बाद सेकंड रीजन निकल के आता है रशिया के रिफाइनरीज, जिसको लेकर हाल ही में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने एक बार फिर से रशिया के ऊपर में लगातार ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के जो ऑयल रिफाइनरीज है, खासकर जो सारातोव है, आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा 26 और 28 मार्च के दिन में रशिया का जो कृषि है इस जगह में भी स्ट्राइक की गई है, और खासकर रशियन रिफाइनरीज को यहाँ पर टारगेट बनाया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि इससे रशिया के काफी जो रिफाइनरीज है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इससे रशिया का 40% जो ऑयल एक्सपोर्ट है ये बाधित हो सकता है। और नेक्स्ट रीजन निकल के आता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, क्योंकि इस टाइम में रशिया में पेट्रोल के डिमांड काफी ज्यादा होते हैं, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी रशिया पहले एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है, और ऐसे स्टेप्स टाइम टू टाइम काफी देश भी ले चुके हैं। तो इसके कारण कहीं डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़े ना, तो रशिया की तरफ से ऐसे स्टेप यहाँ पर लिए गए हैं। और रिसेंटली रशिया में जो गैसोलीन के जो प्राइसेस है ये भी 14% बढ़े हैं, डीजल के भी जो प्राइस है ये भी 22% बढ़े हैं। ओनली मार्च की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब का जो लिंक है कहीं ईरान वॉर से भी लगाया जा रहा है, क्योंकि ईरान वॉर के जरिए ग्लोबल एनर्जी के सप्लाई में जो डिस्टर्ब
डिसरप्शंस हुआ है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, LNG हो, LPG हो। इस कारण भी काफी ऐसे देश हैं जो पहले एनर्जी को एक्सपोर्ट किया करते थे, आज के टाइम में वो एक्सपोर्ट को लेकर काफी लिमिटेशंस लगा रहे हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि रशिया के इस स्टेप से कौन कौन से देश यहाँ पर इंपैक्ट होने वाले। पहले आपको ये बता दें कि रशिया प्राइमरली गैसोलीन को जो एक्सपोर्ट है ये टर्की, ब्राजील, चाइना, अफ्रीकन मार्केट और सेंट्रल एशिया में करता है। फिर अगर आपका सवाल ये रहता है कि क्या भारत भी यहाँ पर रशिया से पेट्रोल इंपोर्ट करता है, तो आपको बता दें कि भारत रशिया से कच्चा तेल ही इंपोर्ट करता है और उस कच्चे तेल को हम लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग करके पेट्रोल ही बनाते हैं और डीजल ही बनाते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इन देशों के ऊपर में ज्यादा देखने को मिल सकता है। रही बात भारत की, तो आपको बता दें कि भारत में जामनगर में रिलायंस की जो रिफाइनरी है ये एशिया की लार्जेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पर डे 1.4 मिलियन बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल जो पानीपत रिफाइनरी है, BPCL कोची रिफाइनरी, MRPL रिफाइनरी और इस तरीके से भारत की रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है ये अप्रॉक्स 255 मिलियन टन्स पर ईयर इतने की है। और अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में USA पहले स्थान पर है, फिर चाइना है, फिर रसिया है और चौथे में इंडिया है। और रही बात क्रूड ऑयल को लेकर, तो आज भी भारत के लिए सबसे बड़ा जो क्रूड ऑयल सप्लायर है ये रशिया है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ट्रम्प के टैरिफ के कारण ये जो परसेंटेज है कुछ कम जरूर हुआ था, लेकिन अगेन ये जो परसेंटेज है ये अब 40% तक ये पहुंचने वाला है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि भारत जब US की तरफ से रशियन ऑयल को लेकर यहाँ पर वेवर दिया गया था, उस टाइम में ही भारत के जो रिफाइन इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने महज कुछ दिनों में 30 मिलियन बैरल यहाँ पर कच्चा तेल परचेज किया था। फिर इसके बाद दूसरे में इराक से सबसे ज्यादा हम लोग तेल खरीदते हैं, फिर सऊदी अरबिया से, UAE से, इसके बाद लास्ट में USA से 7% के अराउंड में। तो रशिया की तरफ से जो यहाँ पर बैन लगाया गया है इससे भारत के मेन ऑयल जो सप्लाई है इसे कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है। और आज के टाइम में रूमर्स हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के पास में महज 9 दिनों के लिए यहाँ पर हमारे पास में ऑयल है। ये जो 9 दिन है ना, आपको पहले क्लियर कर दे कि ये 9 दिनों के लिए हमारे पास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है। आसान भाषा में कहे तो जो कच्चा तेल है हमारे पास में 9 दिनों के लिए है। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर यह कहा है कि हमारे पास में जो ऑयल स्टॉक है, हम लोग यहाँ पेट्रोल की बात कर रहे हैं, ये 60 डेज के लिए है और जो LPG है इसके स्टॉक 1 मंथ के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस 60 डेज को यहाँ पर इस 9 डेज से प्लस कर दिया जाए तो अप्रॉक्स यहाँ पर 70 डेज के लिए हमारे पास में स्टॉक है और LPG के लिए हमारे पास में 1 मंथ का है। तो कहीं न कहीं आपको भी और हमें भी ऐसे रूमर से बचने की जरूरत है। इवन की गवर्नमेंट यहाँ पर काफी स्टेप्स भी ले रही है ताकि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो ग्लोबल एनर्जी को लेकर जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है इसका इंपैक्ट भारत में ना पड़े, तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर में जो सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, जिसमें 13 रुपए के आसपास में यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी पहले लगाया जाता था, इसे अब यहाँ पर कट करके 3 रुपया कर दिया गया है। इवन की डीजल में जहां पर पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर इम्पोज किया जाता था, इसे यहाँ पर कम करके 0 कर दिया गया है ताकि जो फ्यूल की जो प्राइस है ये स्पाइक ना हो, सडनली बढ़े ना, क्योंकि अगर फ्यूल के प्राइस सडनली बढ़ते हैं तो बाकी इसेंशियल जो चीजें हैं, जो खाने पीने की जो चीजें हैं, इसके भी प्राइस सडनली बढ़ सकते हैं। और इसी की सीरीज में यहाँ पर और एक स्टेप लिया गया है कि भारत में जितने भी रिफाइनरीज हैं, चाहे रिलायंस हो या फिर बाकी अदर्स हो, इनके ऊपर में एक्सपोर्ट टैक्स यहाँ पर लगाया गया, खासकर पेट्रोल को लेकर और डीजल को लेकर, जिसमें डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर में 21.5% पर लीटर ये एक्सपोर्ट लिवाइज यहाँ पर लगाया गया है। और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होते हैं, जिसे जेट फ्यूल भी कहते हैं, इनके ऊपर में एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया 29.5 रुपीज पर लीटर। अगेन आपका सवाल निकल के आता है कि क्या हम लोग पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्या हमारे पास में सरप्लस पेट्रोल डीजल है? तो आपको बता दें कि हम लोग लंबे टाइम से पेट्रोल हो, डीजल हो, इवन की जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है इसे भी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे यूरोप हो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो, इन तमाम देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो डिसीजन लिया गया ना, इसके पीछे रीजन है ग्लोबल क्रूड और फ्यूल प्राइस में सर्जिंग को लेकर, क्योंकि रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं ये $70 पर बैरल से बढ़कर आज के टाइम में ये 122 और 126 के आसपास भी ये पहुंच चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप्स लेना, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है इसे यहाँ पर इंश्योर करना, ताकि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं इन्हें ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट किया जा सके। जो प्राइस दुनिया भर में बढ़ रहा है इसका इम्पैक्ट भारत पर ना हो। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।